कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के बच्चों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, नागरिक शास्त्र में 2 पुस्तक है, समकालीन विश्व राजनीति, जिसका हम लोग 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति की पुस्तक में विभिन्न तरह के टॉपिक जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, लोकतंत्र इत्यादि टॉपिक्स हैं। लेकिन इस पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि भारत हमारा अंग्रेजों का अधीन था, गुलाम था। आज स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी बलिदान के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का जो आज़ादी में हमको जो एक त्रासदी मिली, भारत का विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, फिर विकास, फिर जो छोटे छोटे रियासतें थी उसको भारत को एक करने की जो समस्या थी, और कुछ ऐसे रजवाड़े थे कि जो न किसी में न सम्मिलित तो स्वतंत्र रहना चाहते थे। इस तरह की समस्याएं, राज्य का पुनर्गठन, इन सब टॉपिक्स का अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करेंगे। तो बच्चों, राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ में जो पहले हम लोग पढ़ेंगे नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। तो ये जो हमारा जो अध्याय है भारत के आज़ादी के बाद का हम लोग पढ़ना है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात को हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो जैसा आप जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन कर दिया गया था और संविधान का निर्माण हो रहा था। तो आज़ादी के बाद देश की जनता को देश का विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। इस भाषण का शीर्षक था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी इस भाषण को जाना जाता है। तो बच्चों, यदि आप लोग एग्जाम में आ जाए जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण का क्या शीर्षक था, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो आज़ादी के लड़ाई के समय जब हमारा आंदोलन चल रहा था, हमको आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे, तो उसी समय 2 बातों पर सहमति बनी थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरी बात है, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी, क्यों, और इस शासन द्वारा गरीब और कमजोर वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ, कल्याणकारी राज का कंसेप्ट अपनाया गया कि मतलब कल्याणकारी राज में सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास, इस तरह का कंसेप्ट लेकर चला गया। तो बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को जो आज़ादी मिली, विभाजन के रूप मिले, भारत ही एक ऐसा राष्ट्र था कि जो आज़ाद हुआ बड़े मुश्किल से, लेकिन उसका विभाजन का भी त्रासदी झेलना पड़ा था। उसमें जो 3 चुनौतियाँ थी, मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौती थी। 3 तरह की चुनौती क्या थी? भारत को एक करने की, लोकतंत्र की स्थापना की, समानता पर मतलब आधारित विकास की। तो पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती। तो भारत तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे रहने, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, जो कि भारत में छोटे छोटे रियासत थे और एकता नहीं थी, बटे हुए थे, तो पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे रहने की। भारत अपने आकार विविधता में किसी एक महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सबों को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। चूंकि हमारा भारत जो इंग्लैंड के अधीन था, तो इंग्लैंड में लोकतंत्र भी था, संसदीय शासन था, जो हमको उसमें हम लोग भी अपनाना चाहते थे। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। तो भारत में ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार भी प्रदान किया। जैसे जहाँ लोकतंत्र है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। पहले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे हमारे इसके बाद सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार भी प्रदान किया गया। तीसरा जो प्रमुख चुनौती थी, समानता पर आधारित विकास की, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खाद्यान्न की कमी, महंगाई, मतलब विभिन्न तरह की समस्याएं थी। तो हमको भारत का विकास करना था। तो ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न किसी एक वर्ग अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए।
और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग जैसे जो कमजोर हो, गरीब हो तथा धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को भी विशेष सुरक्षा दिया जाए। जैसे है सिख है, मुस्लिम हो, ईसाई, जो भी विभिन्न जो अल्पसंख्यक समुदाय हों, इनका भी ध्यान रखा जाए। संविधान ने राजनीति निषेध तत्वों के सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था, जो कि हमारे संविधान में परिलक्षित होता है। जो अध्याय भी है चौथा के नीति निषेध तत्व, इसके आधार पर सरकार नीतियां बनाती है। इसके बाद असली चुनौती थी आर्थिक विकास था, गरीबों को खात्मे के लिए कार्य नीतियों को तैयार करनी थी, जो है नीति निषेध तत्व के में ही ये सारी नीतियां परिलक्षित होती है। तो बच्चों, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो विभाजन तो जान ही रहे हैं कि 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, कौन दो राष्ट्र, अब भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो जैसा है कि 14 और 15 अगस्त हमने बोला था, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है बच्चों? जैसे जान रहे हैं कि भारत हमारा जब अंग्रेजों का अधीन था, जब भारत अपने आज़ादी की लड़ाई लड़े, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो सभी जाति धर्म लोग इस तरह से उसमें भाग लिया, तो अंग्रेजों के लिए लगा कि भारत में कितनी एकता है। तो अंग्रेजों का एक सिद्धांत था कि डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो। तो इसी का नतीजा था कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग का गठन हुआ और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान की भी मांग करने लगे। तो मतलब इनका ये मानना था कि दो कौम है, इसलिए दो राष्ट्र होना चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश मांगी और पाकिस्तान की मांग। तो बच्चों, जैसे कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान की मांग मानने का क्या कारण था? तो जान रहे कांग्रेस सत्याग्रह क्या है? जान रहे हैं कि जो कांग्रेस ये है कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। तो कांग्रेस एक पार्टी के रूप में हो गई थी। तो कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध कर रहा था। क्यों? इसके क्या कारण थे? तो इसे 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किया। उसी समय सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग को भी बात रखा। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, जो चुनाव में तो मुस्लिम काफ़ी कमज़ोर थे, तो इस तरह से भी था। और ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों पर जो रहा, नतीजा कि पाकिस्तान की मांग मान ली गई। तो बच्चों, आज का हम लोग लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।